नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर क्लास 12th का। चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स यानी कवि, पैनकेक्स क्या है? केक नहीं, ये कुछ और है जो धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा। कहानी लेयर बाय लेयर आएगी, आखिरी तक पेशेंस के साथ देखना, एक एक चीज़ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी हर वीडियो की तरह। किसने लिखा है? अशोक मित्रन जी ने। कौन है अशोक मित्रन जी? जान लीजिए। तमिल राइटर है, तमिल में लिखते हैं। और ये जो प्रेजेंट चैप्टर है, समझिएगा, ये जो प्रेजेंट चैप्टर है ये बेसिकली इनका एक्सपीरियंस बताता है जेमिनी स्टूडियोज पर। भाई जेमिनी है, जीई है, ज का साउंड आएगा, कुछ गैमिनी गैमिनी बोल रहे होते हैं। दिस इज जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो पे इनका जो अनुभव था उसके ऊपर और इनकी पूरी जिंदगी के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी है। बेसिकली उस पूरे जो अनुभव है इनका जेमिनी स्टूडियोज का, उस पर ही बेस्ड है बुक। और बुक का नाम है ये माई ईयर्स विद बॉस। बॉस के बारे में, बॉस के साथ जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर करते हुए इन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का एक छोटा सा हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं। हो सकता है ये छोटा सा हिस्सा एक बड़ी सी वीडियो में आ जाए, क्योंकि मैंने कहा ना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पेशेंस जरूर रखना, ठीक है जी। फिर क्या होता है समझ। तो ये जो जेमिनी स्टूडियोज है ये बेसिकली चेन्नई में शुरू हुआ था और 1940s में ये इंडिया का लीडिंग, आप कह सकते हो, प्रोड्यूसर था। एक लीडिंग स्टूडियो था बेसिकली जहाँ से मूवीज प्रोड्यूस की जाती हैं। उस समय हम अंग्रेज़ों के अंडर में थे। इसके बारे में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, उस टाइम के बारे में। इसके फाउंडर थे एस वसन, ऑफ कोर्स एक साउथ इंडियन है। ये मैंने आपको बताया अशोक मित्रन जी के बारे में। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इनके पूरे कैरेक्टर के बारे में अब आप अंदर जानने वाले हो। इनकी जॉब कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं थी, एक बहुत छोटी सी जॉब थी। फिर भी जो इनका एक अनुभव है, जो इनका इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको बताता है कि हो सकता है आपको लाइफ छोटा सा रोल दे, बट आपकी शिद्दत अगर उस रोल में हो तो वो रोल महान बन जाता है। एंड ऑर्डिनरी रोल्स बिकम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंस यू हैव डेडिकेशन एंड इंटीग्रिटी। ये आपको सीखने को मिलेगा इनसे। अगर हम प्रॉपर चैप्टर की बात करें तो पैनकेक का मतलब क्या है समझो। पैनकेक का मतलब वो केक नहीं है। पैनकेक क्या है? पैनकेक एक मेकअप का ब्रांड है जिसके ट्रक भरे जाते थे। यूं नहीं कि भाई डब्बा आया, ट्रक भर भर के आता था जेमिनी स्टूडियोज में। क्यों आता था मैं आगे आपको बताऊंगा, हिंट दे रहा हूं, आगे आपको बताऊंगा। ये उस जमाने का लीडिंग ब्रांड था। एक स्वीडिश एक्ट्रेस है ग्रेटा गाबो, ये पक्का लगाती होंगी। मिस गौहर, हमारे यहाँ की फेमस सिंगर। वैजंती माली, ये वही है देवदास में जो हीरोइन थी ना, देवदास मूवी में, ये वो हैं। और जितनी भी पुरानी एक्ट्रेस हैं उन सब ने ये लगाया था। पर जो बाद की एक्ट्रेस है जैसे रति अग्निहोत्री जी, ये 1960 के बाद की हैं। 1960 के बाद की हैं। इनको नहीं पता होगा कि क्या होता है ये हो सकता है उस समय की हो जिस समय ये लिखा गया चैप्टर, तो उस ज़माने में इनको नहीं पता होगा पैनकेक। तो पैनकेक पुराने ज़माने की जो एक्ट्रेस है उनको ज़रूर पता होगा। अब हम जानते हैं और जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में। तो दोस्तों, मेकअप की कंपनी के बारे में बात करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट की। जो मेकअप डिपार्टमेंट था, मतलब जहाँ बेसिकली ये सारा काम होता था उस जेमिनी स्टूडियोज़ का मेकअप का, वो था सीढ़ियाँ चढ़कर एक बिल्डिंग में। वो बिल्डिंग को माना जाता था कि ये रॉबर्ट क्लाइव के बहुत सारे स्टेबल्स में से एक है। स्टेबल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अस्तबल, जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं बेसिकली। आजकल गाड़ियाँ रखी जाती है, हम गैरेज बोल देते हैं उसको। हाँ जी, गैरेज नहीं, गैरेज। आजकल जैसे गैरेज होता है तब घोड़े हाथी रखने के लिए स्टेबल हुआ करते थे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है इनके बारे में बताया गया है कि भाई ये बड़े अलग ही हैं। बहुत सारे इनके स्टेबल्स थे उस शहर में। बहुत ज़्यादा समय के लिए मद्रास में नहीं रहे, पर ऐसा लगता है जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि ये बड़ा मूव किए, यहाँ वहाँ बहुत इन्होंने ट्रैवल किया। इन्होंने न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। ऑफ कोर्स जो रिबेल्स थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे यहाँ, और कुछ और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से इन्होंने लड़ाई की और शादी भी की। भाई साहब, साउथ में ही इन्होंने लड़ाइयाँ तो की ही, इसके अलावा एक लड़की से शादी की। ऑफ कोर्स लड़की से ही करेंगे। लड़की वो जो थी मेडन थी सेंट मैरी चर्च में। मेडन मतलब बेसिकली नन, एक तरह से आप कह सकते हो, स्टूडेंट एक चर्च में। और शादी कहाँ हुई थी? ये हुई थी सेंट जॉर्ज चर्च, ये एक फोर्ट था पूरा का पूरा, ये मद्रास में ही है। यहाँ पे भाई साहब ने शादी की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर हम बात करते हैं स्टूडियो में, तो स्टूडियो में मेकअप रूम होता है, आपको पता होगा।
शूटिंग से पहले मेकअप लगाया जाता है ना, एक मेकअप होता है। तो उसमें मेकअप रूम अगर आपने कभी बॉलीवुड में देखा हो या कभी आप खुद फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट किया हो तो आपको पता हो ग्रीन रूम बोलते हैं उसको। तो वहाँ लाइट्स बहुत सारी होती है, बहुत सारी लाइट्स अलग अलग एंगल पे आईने होते हैं, देख सकते हैं हम यहाँ बराबर लगा कि नहीं, यहाँ बराबर लगा कि नहीं। ऐसा ही यहाँ पे भी था। जो रूम था मेकअप रूम, ग्रीन रूम यानी, वो हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था। हर एंगल पे लाइट्स की कमी नहीं होना चाहिए भाई साहब। ग्रीन रूम अगर आपने देखा हो, लाइट्स की कमी नहीं होना चाहिए, ऐसे एंगल ऐसे एंगल ऐसे एंगल, और सारे एंगल की जो लाइट है वो सब ब्राइट है। अब वो बेचारे जो मेकअप करवाते हैं उनसे पूछो, भाई साहब नींद आना मुश्किल हो जाए, ये हालत है, इतनी लाइट उनकी परेशानी। और करीब करीब आप कह सकते हो 6 आईने आपको मिल जाएंगे, हाफ अ डजन लिखा हुआ है ना यहाँ, हाफ अ डजन मिरर्स। इसका मतलब करीब करीब आपको 6 आईने मिल जाएंगे और इतनी सारी लाइट्स मिल जाएगी। अब यहाँ का जो आप कह सकते हो एक लेगेसी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पहले कौन हेड था मेकअप डिपार्टमेंट का, फिर कौन बना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए अब उस लेगेसी को समझते हैं। तो दोस्तों मेकअप डिपार्टमेंट में क्या हायरार्की चली, क्या लेगेसी चली, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जब बताते हैं स्टार्टिंग हुई थी तो एक बंगाली वहाँ के हेड थे, बंगाली हेड थे, पर वो कुछ ज़्यादा बड़े हो गए, मतलब उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया कि वो किसी और कंपनी में चले गए, बेसिकली वो छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं। इसके बाद कौन आया, इसके बाद एक महाराष्ट्रियन आए, ठीक है। उन महाराष्ट्रियन का असिस्टेंट कौन थे, सबसे पहले एक आया असिस्टेंट उनका, साथ में था धरवर कन्नाडिगा, इनके बारे में बताया गया, मतलब ये कन्नड़ थे। और उनके साथ साथ एक आंध्र प्रदेश का व्यक्ति, और एक साथ साथ एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, मद्रास में रहने वाला हिंदुस्तानी क्रिश्चियन, इंडियन है पर बाय कास्ट क्रिश्चियन है, ठीक है, ये था एक। और कुछ लोकल तमिल, यानी जो देशभक्ति है, जो राष्ट्र की एकता है, वो ऑल इंडिया रेडियो के आने से पहले, दूरदर्शन के आने से पहले हमारे स्टूडियो में आ चुकी थी। क्यों कहा गया है ये, क्योंकि देखो बहुत लोग बिलीव करते हैं कि साउथ और नॉर्थ को जोड़ने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को। हाँ, कुछ हद तक मैं भी मानता हूँ, काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था टेलीविज़न ने, रेडियो ने। पहली बार जब हमने आर के नारायण का मालगुडी डेज देखा आते हुए नॉर्थ में, तो हमने साउथ को जाना, उन्होंने हमारे बॉलीवुड को देखा, साउथ की औरतों ने बॉलीवुड की तरह साड़ी पहनना सीख ली तो और जुड़ गए, उन्होंने हमारी हिंदी सीखी, हमने उनकी तमिल सीखी, हमें पता चला, उन्हें पता चला, ये सीख है, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले भी जो नेशनल इंटीग्रेशन है, अलग अलग कास्ट, अलग अलग राज्यों के लोगों का साथ में काम करना, वो आपको जेमिनी स्टूडियोज में मिल जाएगा। इसके अलावा क्या बताया गया है, हमारा जो गैंग था ना मेकअप वालों का, ये अलग अलग सब लोगों का, हम ऐसे थे कि भाई साहब अच्छा खासा दिखता हुआ बंदा आ जाए, हम उसको लाल दानव बना देंगे, लाल मॉन्स्टर बना के छोड़ देंगे। हमारे पास इतने सारा मेकअप, अलग अलग तरह के पोशन, लोशन, बहुत सारी चीज़ें थी। ये कहते हैं कि इंडोर शूटिंग बहुत होती थी उस समय, वो ज़माना इंडोर शूटिंग का था। आज तो आप देखो तो बहुत ज़्यादा बड़ा सेट होता है, देखा आपने बहुत बड़ा सेट, अगर आप तारक मेहता की शूटिंग देखना तो बहुत बड़ा सेट होगा या ग्राउंड होंगे। ज़्यादातर तो विजिट्स चलते हैं कि एक पीछे से रियल सीनरी हो, किसी कंट्री में जाएं, यहाँ लवासा जाएं, बॉम्बे का सेट हो, पेरिस जाएं। वो ज़माने में इंडोर शूटिंग बहुत ज़्यादा थी। और आउटडोर शूटिंग आप कह सकते हो किसी मूवी का 5% होता था आउटडोर शूटिंग। इनका मानना है अशोक मित्रन जी का कि जो लाइट्स और सेट्स हैं वो सुंदर दिखाने की बजाय अच्छे खासे व्यक्ति को और ख़राब दिखा देते, लड़के लड़की और ख़राब दिखते थे बिकॉज ऑफ लाइट्स एंड बिकॉज ऑफ स्टूडियो। मतलब अगर आउटसाइड उनकी जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें मज़ा आता है, लेकिन स्टूडियो में लाइट जला के जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो वो मज़ा नहीं आता। तो अशोक मित्रन जी वॉज अनसेटिस्फाइड विथ इंडोर शूटिंग। अब बात करते हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिस्टम की, इस मेकअप डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों जो सिस्टम था मेकअप लगाने का वो बड़ा कमाल का था भाई। यहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट में जो चीफ है, चीफ मतलब जो मेन हेड है मेकअप डिपार्टमेंट का उस समय, जैसे मैंने आपको बताया बंगाली थे, महाराष्ट्रियन थे, वो जनाब जो मेन एक्टर और एक्ट्रेस हैं उसका मेकअप संभालेंगे उनको अगली बनाएंगे। मैंने कहा ना, इनके हिसाब से, अशोक मित्रन के हिसाब से लाइट्स ये सब चीज़ें उनको बदसूरत बना रही है, सुंदर नहीं बना रही है। नेचुरली अगर आप स्टूडियो और लाइट से बाहर शूटिंग करो तो वो ज़्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू मेकअप, लाइट्स और स्टूडियो वाली। अशोक मित्रन जी कह रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो घर के अंदर ही ये शूट कर रहा हूँ अभी ठीक है। जो उनका सीनियर असिस्टेंट होगा वो भाई साहब सेकंड हीरो हीरोइन का मेकअप करेगा। बॉलीवुड में आपने मूवीज़ नहीं देखी, कई बार होता है एक हीरो हीरोइन मेन है, दूसरे वाले सेकंड है। जैसे एक गुड न्यूज़ आई थी
तो अक्षय कुमार और कियारा मेन थे, सेकंड वाले थे पर वो थोड़े से उनसे आप कह सकते हो सेकंड है। कई बार मूवीज में आप देखोगे एक फेमस कपल है, दूसरा कपल थोड़ा सा सेकंड है, उसका रोल कम आता है। जैसे आपने अंधा कानून में आप देखोगे रजनीकांत और जो साथ में हेमा मालिनी है जो वो बहुत ज़्यादा हैं, और अमिताभ जी अगर आप देखो उनका मेकअप उतना नहीं होता, उनकी वाइफ का जो रोल कर रही है वो कम आती हैं। जो ज़्यादा आएगा ज़्यादा टाइम के लिए वो मेन हुआ, दूसरा वाला कम हुआ, तो जो कम वाला है उसके लिए सीनियर असिस्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट का क्या काम है, जो मेन कॉमेडियन है जिसको देख के वैसे ही हंसी आनी है, उसके क्या मेकअप में दिमाग लगाओ, उसके लिए जूनियर असिस्टेंट भाई साहब। और इस तरीके से जितना छोटा एक्टर उतना छोटा मेकअप आर्टिस्ट। ऐसे ही सबसे छोटा कौन होता है शूटिंग में, क्राउड, भीड़। भीड़ को क्या है, भीड़ का रोल क्या है, पीछे खड़े होना। तो भीड़ को मेकअप ऐसे नहीं लगाते थे इज्जत से, आओ साहब कुर्सी पे बैठे तुम्हारे आईब्रो बना दें, बाल काट दें, नहीं। एक ऑफिस बॉय है, सोचो जेमिनी स्टूडियोज का भी ऑफिस बॉय है, वो ऑफिस बॉय एक बड़ा सा बर्तन लेके बैठेगा, उसमें पैनकेक नाम का जो मेकअप है इनका ब्रांड, उसका खूब सारा मेकअप होगा। भीड़ आती जाएगी उनके चेहरे पे पोतते जाएगा, प्यार से नहीं पोतते जाएगा। पोतने का मोटिव है चेहरे का कुछ भी दिखे नहीं, सब पे मेकअप हो चुका होगा, पूरा मेकअप पोत दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब आपके दिमाग में जल्दी से बताओ इमेज क्या आई ऑफिस बॉय की, बॉय। बॉय नहीं है, नाम ऑफिस बॉय है, बोलते हैं स्पॉट दादा ऑफिस बॉय ऐसे। ऑफिस बॉय कौन था, छोटा मोटा नहीं था कोई, भाई साहब अर्ली 40s में था अपने, मतलब 41 42 भाई साहब की एज होगी। और वो एक पोएट था, बेसिकली पोएट था। तो वो क्यों आया था, वो आया था कि यार मैं ना एक स्टार बन जाऊंगा, स्टार नहीं बना तो मैं राइटर तो पक्का बन जाऊंगा, वो नहीं तो मैं डायरेक्टर तो पक्का बन जाऊंगा, नहीं तो मैं लिरिसिस्ट तो बन ही जाऊंगा, यानी मैं गाने लिखूंगा। भाई साहब कवि आदमी था, जैसे हमारे मनोज मुंतशिर साहब हैं, आपने गाना सुना है तेरी मिट्टी में मिल जावा या बंजारा, वो सब लिखने के लिए आए थे मनोज मुंतशिर। उनको पता था मैं लिरिसिस्ट बनूंगा, लाइन लिखूंगा। आपने सुना होगा रिंकी आके पापा, उसको लिखा है हमारे वरुण ग्रोवर जी ने। तो ऐसे लिरिसिस्ट होते हैं जो लिरिक्स लिखते हैं, गाने लिखते हैं। तो इस तरीके से इनको बनना था। पर भाई साहब काम क्या है, मेकअप पोतना, उसमें भी टॉप में नहीं, सबसे जो सस्ता वाला काम है भीड़ को मेकअप पोतना, बाल्टी भर के या जो भी भगोनी भर के, वो भाई साहब को काम मिला। अब हुआ क्या, मैं कौन था सबका मैंने बता दिया, अपना बताऊं राइटर का। तो राइटर बोलते हैं मैं भाई साहब एक क्यूबिकल में था। क्यूबिकल क्या होता है, क्यूबिकल होता है देखो एक बहुत छोटा सा ऑफिस ऐसा जिसमें आपको हर कोई देख सकता है। आपने कभी देखा है क्यूबिकल जो ऑफिस होते हैं बड़े बड़े, तो एक होता है प्रॉपर कैबिन अपना, एक होता है छोटा सा अपनी डेस्क होती है, कांच लगे हुए होते हैं डेस्क, जी हाँ, उसको क्यूबिकल बोलते हैं। तो मेरा एक क्यूबिकल था जिसमें कुछ नहीं था। क्यूबिकल के नाम पे दोनों तरफ खिड़कियां आती, फ्रेंच विंडोज, फ्रेंच विंडो बोलते हैं हम उस खिड़की को जो ऐसे बाहर की तरफ खुलती है, आपके घर में भी होगी। एक तो होती है स्लाइडिंग डोर, वो जापानीज और चाइनीज टाइप ऐसे वाली, उसकी बात नहीं हो रही। ऊपर जाने वाली उसकी बात भी नहीं हो रही, जो ऐसे बाहर की तरफ खुलता है ना, ऐसे फ्रेंच विंडोज। हालांकि वो कह रहे हैं अशोक मित्रन, मुझे तो पता भी नहीं था उस समय कि इसको फ्रेंच विंडो बोलते हैं। ये थी। अब मेरा सारा दिन काम क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ क्या काम था। काम क्या था, कुछ नहीं, अखबार की अलग अलग कटिंग को इकट्ठा करना मेरा काम था, जिसमें हमारे शो से रिलेटेड कुछ हो बेसिकली। तो जब मैं ये काम करता था सबको लगता था कि मैं वेल्ला हूँ, इंक्लूडिंग द बॉस को, और सबको यही लगता था कि मैं तो वेल्ला हूँ। तो जिसको जब लगा कि मुझे कुछ काम पकड़ाना चाहिए, ठीक है, वो मुंह उठा के आता और मेरे को बड़ा सा लेक्चर दे देता। जैसे आपके घर में भी जो बच्चा सबसे ज़्यादा नालायक है, सबसे ज़्यादा वेल्ला बैठता है, उसको पापा मम्मी सब जाके धो डालते होंगे, मंदिर के घंटे की तरफ बजा देते होंगे। काम नहीं करता, जिंदगी झंड है, सीख नहीं पाएगा, क्या करेगा, फलाना ढिकाना। ये मेरे साथ भी होता था। और इस लिस्ट में कौन था, ऑफिस बॉय भी था। जब ऑफिस बॉय वेल्ला बैठा है, क्योंकि वो वेल्ला तो बैठता ही था, वो आके मुझे सुना था मेरा पोएटिक टैलेंट, मेरा पोएट्री लिखने का टैलेंट कहाँ वेस्ट हो रहा है। ये काम किसका था, नाइयों का, परवर्ड्स का, मतलब बाल बनाने वालों का, मेकअप करने वालों का, और मेरा पोएट्री का टैलेंट वेस्ट हो रहा है। मैं हमेशा प्रार्थना करता था, हे भगवान आज क्राउड शूटिंग हो जाए। क्राउड शूटिंग रोज तो होती नहीं है जहाँ भीड़ दिखे, तो बस मैं यही प्रार्थना करता था क्राउड शूटिंग हो, ये भाई साहब बिजी हो, और ये जो ये ज्ञान बांट रहा है, ये पोएट्री, मेरे को पोएट बनना था, ये क्या हो रहा है, मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है इस डिपार्टमेंट में, इससे मैं बच जाऊँ। ये भाई साहब कहानी थी। अब देखते हैं आगे इंटरेस्टिंग क्या कहानी है। तो दोस्तों, जैसा हर बार होता है कि जब आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है तो वो एक शिकार ढूंढता है, किस पे इल्ज़ाम लगाया जाए। हमारा जो ऑफिस बॉय है भाई साहब, इसका भी यही हाल था। इनकी ज़िंदगी में भी हमारे ही ऑफिस का एक व्यक्ति था जिस पे ये पूरा इल्ज़ाम लगाते थे कि अगर ये नहीं होता तो मैं सक्सेसफुल होता, इसने मेरी जगह ले ली। होता है करियर में कई बार,
तो ये भाई साहब ब्लेम करते थे सुब्बू को। अब सुब्बू कौन? सुब्बू बड़ा अलग ही चीज़ है। बॉस के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो कर सकता है सुब्बू। सुब्बू है कौन? बड़ा अलग ही चीज़ है, समझना। अब ऐसा नहीं है कि सुब्बू ने भी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं किया, इन्होंने बहुत किया है। सुब्बू ने जब अपना करियर स्टार्ट किया, प्रॉपर स्टूडियोज थे ही नहीं। यहाँ तो जेमिनी स्टूडियो है ना, जब ये पोएट आए भाई साहब हमारे ऑफिस बॉय, उनके ज़माने में कुछ था ही नहीं। न इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, इन्होंने जो ऑफिस बॉय ने ज़्यादा पढ़ाई की है। पर ऑफिस बॉय के हिसाब से एक क्वालिटी है जो सुब्बू को आगे ले गई, कि वो पैदा हुआ था एज अ ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण के रूप में जन्म होना, इसको ये क्वालिटी मान रहे हैं। हमारे इंडिया में अभी भी ऐसा होता है, अभी भी लोग मानते हैं कि ब्राह्मण होने की वजह से आपकी पावर बढ़ जाती है शब्दों को लेकर। कुछ हद तक ऐसा कोइंसिडेंस है। अगर आप अभी भी देखोगे तो जो सबसे नंबर 1 मैंने नाम लिया मनोज मुंतशिर, उनका असली नाम है मनोज शुक्ला, वो पंडित हैं, ठीक है। इसी तरीके से फेमस पोएट कुमार विश्वास पंडित हैं, पंडित नेहरू, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, राकेश शर्मा जी। तो एक ऐसा कोइंसिडेंस आप मान सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी कभी कोइंसिडेंस कुछ लोग देख लेते हैं, वो सही मान लेते हैं और वो तुक्का लग जाता है। तो ऐसा नहीं है। ये मानते थे हमारे ऑफिस बॉय कि भाई साहब ये ब्राह्मण है, प्लस इनका जो एक्सपोजर रहा है, मतलब इनका जो आसपास का व्यवहार रहा है वो अच्छा रहा है। ज़्यादा पढ़ाई भले ना की, लेकिन जो इनके आसपास के रिश्तेदार वगैरह थे, एक बैकग्राउंड था, वो ऐसा था कि ये अच्छे लोगों के बीच में, जो अफ्लुएंट लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो उच्च श्रेणी के लोग हैं, अमीर या यू कह अमीर कह सकते हो, सक्सेसफुल कह सकते हो, उनके बीच में उठा बैठा है। इसीलिए इसको वो चीज़ें आती है और मुझे नहीं आती। ऑफिस बॉय ऐसा मानता है। ये बड़ा अलग है भाई, ये बोर्न डायरेक्टर है, आप कह सकते हो। सुब्बू है ना, एक अलग ही चीज़ है, अल्टीमेट चीज़ है। मैं आपको बताऊं, एक तो हमेशा खुश रहता है ये भाई साहब, इतना खुश रहता है। इसको फ्लॉप फिल्म भी जा रही है ना, आपको इसके चेहरे पे दिखेगा नहीं। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है। जैसे अगर आप आज देखोगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर बंगाल में चुनाव वो हारते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हारते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे दिख जाता है। 4 दिन तक उनके चेहरे पे वो आपको बंगाल का चुनाव लटका हुआ दिखेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो सबको पता चल जाएगा। कुछ होंगे जिनकी लाइफ में कुछ भी खराब चल रहा है, उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट बनी रहेगी। सुब्बू एक वैसे ही व्यक्ति है, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आपको नहीं पता चलेगा इनकी फिल्म फ्लॉप हो रही है, लेकिन ये मुस्कुराते रहेंगे। टेलर मेड फॉर फिल्म, भाई साहब भगवान ने उतारा ही था इनको फिल्म बनाने, और किसी चीज़ में शायद उतना अच्छा नहीं कर पाते शायद, लेकिन और भी है इनका टैलेंट। एग्जाम्पल देता हूँ, एज अ डायरेक्टर, मान लो प्रोड्यूसर ने कहा, एक सीन है, सीन सुनना, एक चूहा पानी के अंदर जाके शेरनी से लड़के शेरनी को मार देता है और उसको शेरनी के बच्चों पे दया आ जाती है। कैसे सीन करूं शूट? ये भाई सब 4 आइडिया लेके आएंगे तुरंत, ऐसे करो, पहले पानी होगा, फिर ये जाएगा, फिर वो जाएगा, फिर वो चूहा और शेर लड़ेंगे, और फिर वो शेरनी को चूहा मार देगा पानी के अंदर और उसके बच्चों पे दया आ जाएगी। इसको 4 तरीके से बताएगा। प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है, पर मुझे लग नहीं रहा कि उतना अच्छा हो पाएगा। 1 मिनट, 14 तरीके और ले आएगा। 1 मिनट में 14, मतलब 1 मिनट में 14 और 4 18 तरीके ये भाई साहब ले आएंगे बताने के लिए कि कैसे चूहे ने पानी के अंदर घुस के शेरनी को मार के उसके बच्चों पर दया खाई। अब आपको लगेगा सिर्फ डायरेक्टर के रूप में ये अच्छा है, नहीं भाई साहब, ये पोएट के रूप में भी अच्छे हैं। इन्होंने पोएट्री को अपना करियर माना, जबकि आयरनी ये है कि ये कह रहे हैं मेरे को पोएट बनना, ये लिख भी रहे हैं, ठीक है, और भी लिटरेचर लिख रहे हैं, पर इनकी जो सक्सेस है पोएट्री में, इनकी जो सक्सेस है मूवी मेकिंग में, उसने ओवर शैडो कर दिया इनके लिटरेरी करियर को। कई बार नहीं होता ज़िंदगी में, आप एक काम करते हो पर दूसरा काम आपका इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि पहला काम ढक जाता है न चाहते हुए। जैसे बहुत सारे लोग थे, जैसे हमारे मुलायम सिंह यादव टीचर थे, पर उन्होंने पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स इतनी अच्छी चल गई कि फिर वो आज पॉलिटिशियन के रूप में आप उनको जानते हो। कुमार विश्वास भी टीचर थे, पोएट्री इतनी अच्छी चल गई कि उस रूप में आप उनको नहीं जानते। राजनीति उन्होंने की, पर आज आप उनको पोएट के रूप में जानते हो। तो इस तरीके से होता है। शिल्पा शेट्टी एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, पर आज आप उनको योगा ट्रेनर के रूप में उससे शायद ज़्यादा जानते होगे जितना आप एक्ट्रेस के रूप में उनको ना जानते हो। तो इस तरीके से कई बार होता है, इनके साथ भी हुआ। इन्होंने लिखा तो काफ़ी, ठीक है, ये पीछे पढ़े लिखने के, इन्होंने शॉर्ट स्टोरी पोयम लिख दी, पोयम में स्टोरी बताई, लोकल रिफ्रेन में, लोकल जो संगीत होता है उसमें इन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। नॉवेल लिखी, आए हाय, थिलाना मोहनम्बल, क्या नॉवेल लिखी। इस नॉवेल में उनके ऐसे आपको दर्जनों मिल जाएंगे किरदार जो बहुत इजीली एक्सप्लेन्ड है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। एक में हमको किरदार को एक्सप्लेन करना पड़ता है, जैसे अभी इस कहानी में मैं आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, राइटर को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है,
कुछ कहानियां ऐसी होती है जहां एक्सप्लेन नहीं किया जाता, खुद ब खुद हरकतों से थोड़ा थोड़ा बताते हुए आपको कैरेक्टर एक्सप्लेन होता चला जाता है। लिखना नहीं पड़ता दैट दिस इज दिस, नहीं, ऐसे बताया जाता है कि खुद आपके दिमाग में इमेज बनती है, अच्छा इसका ये गांव है, इसका ये नेचर है, इसका ये रूप होगा। ठीक है जी, तो वैसा ही कुछ आपको मिलेगा इनकी नॉवल में। आपको क्या मिलता है, जो अर्ली 20th सेंचुरी की देवदासीज थी, साउथ में जो लड़कियां भजनानंदी हो जाती हैं, जो भगवान को अपने आप को समर्पित करती हैं, जोगन बन जाती है अर्ली 20th सेंचुरी में, यानी 1900 से 1920 में, शायद आपको ना दिख रहा हो, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1900 से 1920 में। तो उस जमाने की जो जोगन थी उसको बहुत अच्छा इन्होंने अपनी नॉवल में डिस्क्राइब किया था। बड़े अलग ही किरदार है, इनके बारे में और बात करते हैं। तो दोस्तों इतना ही नहीं, सुब्बू जो है वो भाई साहब एक एक्टर भी अच्छे थे। अगर उनको आप एक्टिंग का रोल दो, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की, पर जब जब उन्होंने एक्टिंग की हर बार उनका रोल जो नॉर्मल एक्टर्स हैं ना उन सबसे अच्छा ही रहा है। मतलब एक्टिंग भी वो अच्छी करते, डायरेक्शन अच्छा है ही, पोएट अच्छे हैं ही। इन सुब्बू महोदय के बारे में मैं आपको बताऊं और चीज़, ये बड़े नेक आदमी हैं। ऐसे बहुत सारे नेक आदमी आपको मिलेंगे जिनके घर में उनके परिवार से ज़्यादा बाहर के लोग परमानेंट रहते हैं। ऐसे बड़े बहुत सारे आपको मिलेंगे कि भाई एक मान लो जगह है रहने की, कोई आया कि यार किसी पे पैसा नहीं है, रहने को किराया नहीं है, तुम हमारे यहाँ रह लो यार, ठीक है, मिल बांट के खा लेंगे। ऐसे करते करते न जाने कितने रिश्तेदार पहचान वालों को ये हमेशा के लिए रख बैठे, वो लोग भी अपना घर समझ के रख बैठे, और कभी दिल में घमंड नहीं किया कि मैंने इनको रखा हुआ है, मैं इनको पाल रहा हूँ, कुछ नहीं, कमाया खाया खिलाया इंजॉय। भाई साहब बड़े ही नेक दिल आदमी हैं ये हमारे सुब्बू। यही रीज, एक तो हमेशा सबकी तारीफ करते हैं, सबके बारे में अच्छा काम कह सकते हैं, कोई वेला बैठा है उसको काम दे सकते हैं, मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बंदा। लेकिन हमेशा आपको मिलेंगे बॉस के साथ, यही तो रीज़न है भाई, आदमी जो इतना टैलेंटेड, इतना नेक दिल आदमी, सब में अच्छा कुछ ढूंढ लेता है, सबको काम पकड़ा देता है, बॉस को इससे बेहतर असिस्टेंट कहाँ मिली। पर ऑफिशियली ये बॉस के असिस्टेंट नहीं है। जी हाँ, ऑफिशियली जो अटेंडेंस रजिस्टर है वहाँ ही इज़ नॉट असिस्टेंट ऑफ प्रोड्यूसर, बल्कि ये स्टोरी डिपार्टमेंट के एक मेंबर है। क्यों है भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, लेखक आदमी, कवि आदमी, ये स्टोरी डिपार्टमेंट बड़ा खास है। अब इसकी बात करते हैं। अब एक किरदार हमने बात कर लिया सुब्बू की, अब हम एक किरदार की बात करेंगे जो स्टोरी डिपार्टमेंट में। स्टोरी डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रेंज है। स्टोरी डिपार्टमेंट में होना चाहिए कौन, राइटर और पोएट। इसके अलावा स्टोरी डिपार्टमेंट में एक और बंदा है, एक वकील। अब आप बोलोगे वकील का क्या काम है? वकील का काम ये है कि ये राइटर्स और पोएट्स के साथ रहते हैं, क्योंकि ये हैं लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र क्यों भाई, स्टोरी लिखी जाती है तो कल को ऐसा कुछ ना लिख दिया जाए कि भाई साहब वो लीगैलिटी के खिलाफ हो, उस पर केस हो जाए, डेफेमेशन का केस हो जाए या ऐसा कोई केस हो जाए, तो ये लीगल एडवाइज़र जनाब आपको साथ में मिलेंगे। लीगल एडवाइज़र बड़ा स्पेशल है। इन्होंने एक बार क्या किया था समझना, एक बार एक हीरोइन आई, बड़ी फेमस थी, मतलब स्टेज पे आग लगा देने वाली हीरोइन टाइप। तो वो थोड़ा घमंड दिखा रही थी, बहुत गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उस समय लीगल एडवाइज़र की एंट्री हुई, हमारे लॉयर। चुपचाप लॉयर ने रिकॉर्डिंग जो कैमरा है वो चालू कर दिया और बैठ गया चुपचाप, बोलते बोलते। वो ऑफ सेट थी तो सेट के बाद में उसने बकवास कर दी बहुत सारी। बाद में नॉर्मल शूटिंग हुई, शूटिंग के बाद वो थक गई, उसने कहा, वो ब्रेक लिया उसने, ये भाई साहब ने कहा 1 मिनट, और वो जो रिकॉर्डिंग की थी ना उसको प्ले कर दिया। प्रोड्यूसर वगैरह सब देख रहे हैं, ये बकवास कर रही है, बहुत घमंड दिखा रही है, लड़की का दिमाग खराब। ये प्रोड्यूसर ने इसने किया था, लीगल एडवाइज़र ने, सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, ये मैडम जी को इतना बड़ा झटका लग गया, क्योंकि ये थी कंट्री साइड, गाँव की थी, पहली बार इतनी शोहरतें मिली तो थोड़ा सा होता है, घमंड आ जाता है, तो बहुत गुस्से में बड़बड़ाने लग गई, बकवास करने लग गई। प्रोड्यूसर ने देख लिया, ज़्यादा बड़ा करियर था नहीं इस लड़की का, नई नई आई थी गाँव से, अभी शुरू हुआ था करियर, पर ये उसको इतना बड़ा झटका लग गया, इतना सदमा लगा कि इस इंसिडेंट के बाद उसका करियर खत्म हो गया। बुरा मत समझना इनको, बुरे नहीं है ये, बुरे नहीं है, बट हो गया ना चाहते हुए भी। कई बार जिंदगी में ऐसा हो जाता है, हम चाहते नहीं है पर हमसे किसी का बुरा हो जाता है, इनसे भी हुआ। और बात करते हैं इनके बारे में। और ये जो जनाब है हमारे लॉयर, ये बड़े स्पेशल हैं। स्पेशल कैसे, इनके कपड़े भी अलग ही हैं। जैसे जब बाकी के जो इनके साथ वाले डिपार्टमेंट के हैं वो क्या पहनते हैं भाई साहब, साउथ के जैसे लोग पहनते हैं, एक धोती होगी या लुंगी होगी, ढीली डाली सी सफ़ेद कलर की शर्ट होगी। ये भाई साहब शर्ट टाइट वाली, टाई, पैंट्स, एकदम भाई साहब वकीलों वाले कपड़े,
यानी आप कह सकते हो साथ में चलना है, डिपार्टमेंट सेम है, एक जने के कपड़े अलग ही होंगे, वो अलग ही लगेगा कि पढ़ा लिखा वकील है, बाकी लोग हमारे जज्बाती कवि, पढ़े लिखे तो वो भी होते हैं पर जज्बाती आदमी। ये और इनका कोट जो होगा भाई साहब का, वो होगा वो ट्रेन टाइप, ट्रेन में नहीं होता वो टीटी जो कोट पहनता है, वैसा कुछ इनका कोड होगा। कई बार ये अकेले फील करते हैं खुद को, ऐसा लगता है अकेला अकेला बंदा है। क्यों? आसपास के सब है ड्रीमर्स, वो ख्वाब देखने वाले, ये हिसाब देखने वाले, या ये कानून के पेच देखने वाले, ठीक है। तो वो बड़ा फर्क लगता है। वो लोग कैसे हैं? गांधी इट्स, खादी इट्स, आज़ादी की बात करने वाले, कांग्रेस की बात करने वाले, खादी की बात करने वाले। ये भाई साहब न्यूट्रल, ये ना अंग्रेजों की तरफ ज़्यादा झुके हुए, ना गांधी की तरफ ज़्यादा झुके हुए, बड़े न्यूट्रल से भाई साहब। अब जो भी प्रोड्यूसर के करीबी लोग थे, उन सबको कभी ना कभी मौका मिल चुका था फिल्म प्रोड्यूस करने का। ये भाई साहब को भी मिला था, मस्त मेकअप लगा, बहुत कुछ लगा, बट फिल्म चली नहीं। बाद में जब प्रोड्यूसर साहब ने स्टोरी डिपार्टमेंट को शट डाउन कर दिया कुछ रीजंस की वजह से, इतिहास में यानी इस दुनिया में पहली बार कभी हुआ होगा कि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से किसी वकील की नौकरी चली गई, और इस तरीके से वकील साहब की नौकरी चली गई। अब बात करते हैं हमारे इस प्यारे जेमिनी स्टूडियोज के बारे में। तो दोस्तों अब शुरू होने जा रहे हैं कुछ किस्से, कुछ कहानियां जेमिनी स्टूडियोज के बारे में। जेमिनी स्टूडियोज जो था उस समय वो पसंदीदा जगह था आसपास के जो नेशनलिस्ट थे। ये जो मैं आपको दौर बता रहा हूं, ये दौर है बिफोर फ्रीडम का दौर। कांग्रेस बन चुका है साउथ में, नॉर्थ में अलग अलग नेता, इस देश के बापू, हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की राह पर इस देश के सारे वकील, सारे कवि, सब लोग में देशभक्ति भर चुकी है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और साउथ में एसडीएस योलगर जैसे लोग देशभक्ति से भरी हुई पोयम लिख रहे हैं। वकील देशभक्ति से भरे हुए हैं। सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं आज़ादी को पाने के लिए। जी हाँ, कांग्रेस उस समय प्रोहिबिटेड थी, आप खुलेआम कांग्रेस की रैलियां नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने इस हद तक अपना रूल चला लिया था। तब एक ऑप्शन बचता था सीक्रेट मीटिंग्स की। हम तो यार महफिल में बैठे हैं ना, हमने पॉलिटिकल मीटिंग कब की? हम तो बस कवि हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। यही हाल था। जेमिनी स्टूडियोज का जो मैस है, जो कैंटीन था, वहाँ कॉफ़ी बड़ी शानदार मिलती थी दिन को और ज़्यादातर रातों को। ये जो कवि हैं, ये जो राइटर्स हैं, खासकर जो देशभक्त हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू रखते हैं, वो पंचायत के लिए यहाँ बैठा करते थे। यूरोप में भी जब आज़ादी आई थी, क्रांति आई थी ना, यही हुआ था। कभी पढ़ना हिस्ट्री को, तो यही हुआ। एसडीएस योलगर ये भाई साहब बड़े देशभक्त पोएट थे। इन्हीं की तरह ये सांगो सुब्रमण्यम थे, हमारे कृष्ण शास्त्री जी थे, हमारे ये हरिधरनाथ चट्टोपाध्याय जी थे, ये प्ले राइट थे भाई साहब, प्ले वगैरह लिखते थे। सब इकट्ठे होते थे, कॉफ़ी पीते थे, बड़ी गपशप चलती थी। ज़्यादातर जो ऑफिस बॉय है उनको इन सब में इंटरेस्ट था नहीं। कुछ लोग थे जो इनकी तरह थोड़ा इंटरेस्ट लेते थे, बाकी के लोग मस्त बैठते थे और पोइट्री वोइट्री लिखते थे। वो लोग भी, ऑफिस के बॉय क्लर्क वेले हैं भाई, पोइट्री पढ़ ली, पोइट्री लिख ली, यही सब चला रहता था। ये लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, अपन आराम से रिलैक्स। रातों को अक्सर होता क्या था, जो ज़्यादातर लोग थे, क्लर्क हो गए, ऑफिस बॉय हो गए, वो भाई साहब खादी पहनते थे और गांधी के भक्त थे। इसके अलावा उनका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं था। ये होता है, जो आम आदमी होता है ना, उसको नेता पता होता है। आज 2021 में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों से जाके बोलो मोदी वर्सेस राहुल गांधी कौन अच्छा है, तो देखो लोग है ना ये बोलेंगे राहुल गांधी अच्छा है या मोदी अच्छा है, या मोदी अच्छे है राहुल गांधी अच्छे हैं। बट बहुत ज़्यादा ओपिनियन उनके नहीं होते। वो राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये उनको उतना समझ में नहीं आता। आम आदमी को, आम आदमी को ये पता होता है कि हाँ ये चेहरा अच्छा है, ये आदमी अच्छा है। तो उनको ये पता था ये आदमी गांधी अच्छा है, उसको हम फॉलो करते हैं। गांधी भक्त थे और कोई ओपिनियन था नहीं। हाँ एक ओपिनियन था कि कम्युनिस्ट वर्ड से वो बड़ा घबराते थे। उनके हिसाब से कम्युनिस्ट एक ऐसा आदमी जो अपने परिवार का भी न हुआ, किसी का नहीं हुआ, बड़ा ही दरिंदा टाइप होगा। उनको कम्युनिज्म से बड़ी नफरत थी। ये वो दौर है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आप कह सकते हो एंड होने वाला था, एंड हो चुका था, और दुनिया कोल्ड वॉर की तरफ जा चुकी थी। एंड द वर्ल्ड वॉज फेसिंग अ वॉर, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। रशिया में, जो कि यूएसएसआर बन चुका था, कम्युनिज्म फैल रहा था। तो कुछ लोग चाहते थे कि इंडिया जैसी कंट्रीज में कम्युनिज्म आ जाए, जबकि कुछ उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। गांधी जी भी कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते थे। अंग्रेज तो भाई बिल्कुल ही नहीं करते थे। आज भी कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म आपको मिल जाएगा, चाइना वर्सेस वेस्ट आपको आज भी मिल जाएगा। तब यूएसएसआर था, आज वो जो परंपरा है वो चाइना निभा रहा है कम्युनिज्म की। तो हुआ क्या, ये इनका भी ओपिनियन था, कम्युनिज्म के बिल्कुल ये लोग खिलाफ थे, जैसा कि साउथ इंडिया में होता था।
इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक बहुत ही शानदार इस चैप्टर में से ही। अब दोस्तों, जेमिनी स्टूडियोज में आसपास के कवियों के अलावा बाहर से होने लगे फॉरेन विजिट, समझाता हूँ कैसे। जैसे एक फ्रैंक बचमैन की एक आप कह सकते हो टीम थी बेसिकली, जिसको वैसे तो इंटरनेशनल सर्कस बोला पर वो कहना गलत है, मैं बताऊंगा कैसे। टीम का नाम था मोरल री आर्मामेंट आर्मी, ठीक है भाई साहब। ये ग्रुप था, 200 लोग थे इसमें, अट्टे कट्टे अच्छे खासे। जब ये मद्रास आए तो उन्होंने कहा कहाँ आना चाहिए, जेमिनी स्टूडियोज लीडिंग स्टूडियो है, वेलकम अच्छा करेगा। किया भी भाई, बहुत अच्छा वेलकम किया। ये भाई साहब के 2 प्ले थे, जो ये था अपना MRA मोरल रीआर्मामेंट आर्मी इनका, फ्रैंक बकमैन का। तो कुछ था खास नहीं, देखो 1952 में आए थे, आज़ादी हमको मिल चुकी थी। इनको कह तो दिया इंटरनेशनल सर्कस, पर सर्कस के नाम पे कुछ था नहीं। सर्कस में आपने देखा है वो उछलने वाला होता है, एक जंपिंग जिसके ऊपर कूदते हैं, आपने अगर मूवी देखी होगी एक, कौन सी थी वो, फिर हेरा फेरी, ठीक है उसमें देखा ना, फिर हेरा फेरी में उचक रहे होते हैं वो, ये इसको बोलते हैं ट्रैपेजे। इसमें ये अच्छे थे नहीं। जानवरों के नाम पे इनके पास जानवर मिलते थे डिनर के टाइम पे, आए हाय तंदूरी चिकन मटन, मतलब जानवर भी इनके सर्कस में थे नहीं। अब कहने को सर्कस था पर न जानवर है न कुछ गेम है। इनके पास क्या था, प्ले। भाई साहब 2 प्ले थे गिनती के, एक जोथम वैली, कहाँ गया ये, मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, जोथम वैली, और भाई साहब फॉरगॉटन फैक्टर, द फॉरगॉटन फैक्टर। 2 प्ले थे, वही मद्रास में हर जगह ये चलाते थे। और हमारी जेमिनी फैमिली जो थी, जेमिनी स्टूडियोज की बड़ी फैमिली, बहुत सारा स्टाफ, उनकी फैमिली, सब मिला के 600 लोग ने कई बार इनके प्ले बार बार देखे। मद्रास के लोगों को बड़ा इनका प्ले पसंद आया। कुछ खास नहीं था प्ले में, वो कुछ एक थीम होती थी थोड़ी बहुत, वो थीम दिखा देते थे बड़ा सिंपल तरीके से। हाँ, कपड़े इनके जो कॉस्ट्यूम था, जो दिखाते थे ये चीज़ें, फर्नीचर जिसको बॉलीवुड की भाषा में बोलते हैं प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें होती है सेट वगैरह, वो फर्स्ट क्लास, वो एकदम भाई फर्स्ट क्लास था। इतना लोगों को पसंद आया कि कुछ सालों तक तो मद्रास में जो भी प्ले हुए उसमें ये जो जोथम वैली के प्ले का जो सीन था, एक पर्दा होगा, एक वैली दिखाई देगी, उसमें बांसुरी बज रही होगी, वो कई सालों तक तो मद्रास की जो प्ले है उसका एक हिस्सा बन गया था। कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इनको सरप्राइज कर दिया। क्या हुआ, लिख कर बताता हूँ। झटका क्या लगा ये समझते हैं। झटका ये लगा, कुछ सालों बाद अशोक मित्रन जी को, हमारे राइटर साहब को, ये पता चला कि वो जो रीआर्मामेंट आर्मी थी ना, वो कुछ सर्कस वर्कस नहीं थे, कहते थे इंटरनेशनल सर्कस, दिखाए 2 प्ले, असल में वो एक काउंटर कम्युनिज्म आर्मी थी। मतलब उसको वेस्ट ने भेजा ही इसलिए था कि अलग अलग देशों में जाओ, पता करो कम्युनिज्म कितना फैल रहा है, उसको कंट्रोल करो, रिपोर्ट्स दो, कम्युनिज्म के खिलाफ सोच को फैलाओ। तो वो जो प्ले का मैसेज था, कहीं ना कहीं वो कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाते थे। जैसे आज हॉलीवुड है ना, तो जो कंट्री फंड करती है वो अपने हिसाब से दिखा लेती है। किसी को इंडिया बुरा दिखाना है वो बुरा दिखा देंगे, किसी को सेंट्रल एशिया बुरा दिखाना है वो बुरा दिखा देंगे। एंटरटेनमेंट हमेशा से एक जरिया ही तो रहा है ओपिनियन बनाने का। ये कुछ सालों बाद समझ में आया हमारे अशोक मित्रन जी को। और हमारे जो बॉस थे SS वसंत साहब, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, वो भी मद्रास के बाकी के बड़े बड़े बॉसेस की तरह उल्लू बन गए थे, उनको पता ही नहीं चला। अब भगवान जाने बाद में उन लोगों ने इस रीआर्मामेंट आर्मी का नाम बदला कि नहीं बदला, ताकि लोगों को पता तो चले कि एंटी कम्युनिस्ट है, हमें पता ही नहीं है। उसका नाम MRA बोल दिया भाई। MRA की जगह शायद उसका नाम किसी ने नो MRA कम्युनिज्म या नो कम्युनिज्म MRA ऐसा कुछ रखा होगा, शायद ही रखा होगा। इसके बाद दस्तक हुई एक और मेहमान की। होता क्या है फिर, जब ये पता चला तो कुछ महीनों बाद एक कवि के आने की बात पता चली। कहा गया कवि भाई साहब इंग्लैंड के। अब उस जमाने में इंग्लैंड के कवियों के बारे में ये था कि जो मोस्ट फेमस होते थे, मोस्ट फेमस, जो आप अगर किसी भी मद्रास में जाओगे और किसी भी इंसान से पूछोगे बताओ ब्रिटेन के कवियों का नाम, 2 कवि उनको फेमस याद होंगे। वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एल्फ्रेड टेनिसन। थोड़े जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अशोक मित्रन जैसे, सुब्बू जैसे, उनको पता होता था जॉन कीट्स, जॉन बायरन और PB शैली का नाम। बहुत कम लोगों को TS एलियट का नाम पता होगा, और ये जनाब का नाम इन सब में से कुछ भी नहीं था। तो ये कौन थे आखिर, ये कौन थे, अब बताता हूँ लिखकर। अब ये कवि क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। फिर एक मन में डाउट आया, ये कवि नहीं है, ये भाई साहब हो सकता है कवि ना हो, ये एक एडिटर होंगे। क्यों एडिटर होंगे, ये ख्याल क्यों मन में आया, क्योंकि देखो एक तो जितने पोएट का नाम सुना था इंग्लिश पोएट्स का, ब्रिटेन वाले, उनमें से कोई था नहीं। दूसरा हमारे जो बॉस थे SS वसंत, वो न केवल बॉस थे जेमिनी स्टूडियोज के, बल्कि जो
तमिल का साप्ताहिक निकलता था, सप्ताह की जो मैगजीन निकलती थी जिसका नाम था आनंद विकटन, इसके भाई साहब ये एडिटर भी थे। तो एडिटर एडिटर दोस्त दोस्त, क्या पता इस चक्कर में बुला रहे हो। वो भाई साहब आ गए। तो आखिरकार इतना इंतजार खत्म हुआ। शाम के करीब करीब 4 बजे, दोपहर के बेसिकली करीब करीब 4 बजे, एक लंबा सा सीरियस दिखने वाला अंग्रेज आता है। आते हैं, इनके स्वागत के लिए भाषण दिया जाता है। तो हमारे जनाब ने भाषण दिया, बड़ा जनरल सा भाषण था, क्योंकि हमारे बॉस खुद नहीं जानते थे कि वो किसके बारे में भाषण दे रहे हैं, या वो उतना रिवील नहीं कर रहे थे। तो एक जो जनरल सा भाषण होता है जिसमें डेमोक्रेसी, फ्रीडम, नई नई आज़ादी मिली थी हमको, उस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। इसके बाद ये अंग्रेज की पारी आई। सबको लगा ठीक है, हमको इंग्लिश तो आती है, सुन लेंगे। उनका एक्सेंट समझ में नहीं आया। अशोक मित्रन जी भी यूं कान लगा के रह गए, समझ में नहीं आया वो क्या बोले जा रहा है अपना इंग्लिश ब्रिटिश वाली। तो उस दिन के बाद से वो भी हैरान ही लोगों का रिएक्शन, कि उनको वो अपने बारे में बताया जा रहा, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये जो चर्चा है ये चली और बड़ा ही अजीब सा दिन गया, मिस्ट्री बन के रह गई। पर ये मिस्ट्री सॉल्व हुई कुछ दिनों बाद। कैसे हुई समझना। देखो, जो हमारे अशोक मित्र हैं वो कहते हैं दुनिया वाले माने ना माने, प्रोज राइटिंग है ना इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है। मतलब जो शॉर्टकट्स ढूंढ सकते हैं, जो बहुत होशियार है, ये उनके लिए नहीं है। प्रोज राइटिंग उनके लिए है जो उनमें बहुत पेशेंस है, फीलिंग्स से जिनको फर्क नहीं पड़ता। पोएट्री वाले तो होते हैं जिनको फर्क पड़ता है ना जज्बातों से। प्रोज राइटिंग जिनको फर्क नहीं पड़ता जज्बातों से, जो बहुत पेशेंट हैं और जो एक बड़े से प्रोज में से अपने हिसाब से कुछ ढूंढ लेंगे और फिर किसी और एडिटर को भेज देंगे ताकि वहां से रिप्लाई आ पाए, इस तरीके का काम होता है। तो इस तरीके का काम के लिए ही कि भाई प्रोज राइटिंग के लिए जो द हिंदू है उसने एक कॉन्टेस्ट रखा था। अब इस कॉन्टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, वो जो मिस्ट्री है वो कैसे सॉल्व हुई अब समझते हैं। प्रोज राइटिंग का मैंने आपको बताया। देखो, प्रोज राइटिंग जो है वो ये जनाब मानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों का काम नहीं है, थोड़ा पेशेंस चाहिए। उसी पेशेंस के साथ ये भाई सब भी ऐसा काम कर रहे थे, अखबार की कटिंग तो काटते ही थे। तो इन्होंने एक बार अखबार में, द हिंदू अखबार आप सब जानते होंगे आज भी कितना फेमस है, द हिंदू में एक एडवर्टीजमेंट छपी थी कि एक ब्रिटिश अखबार है जिसका नाम है भाई साहब द एनकाउंटर। कोई नहीं जानता था इसके बारे में, वो तो द हिंदू में छपा था तो समझ में आया कि ऐसा अखबार है, द एनकाउंटर अखबार है। इसमें एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, पार्टिसिपेट कर सकते हो। यार खर्चा तो होगा ना, मजाक तो है नहीं इंग्लैंड आपको पोस्ट करना। तो अशोक मित्रन जी ने सोचा कि यार पैसा इसमें खर्च करूं, पहले अखबार के बारे में कुछ जांच पड़ताल कर लें। तो भाई साहब एक लाइब्रेरी चले गए। उस जमाने में आज की तरह लाइब्रेरी नहीं थी कि वो बड़े बड़े से बोर्ड लगे होते ना, पिन ड्रॉप साइलेंस साइलेंस साइलेंस, वैसा वाला फील नहीं होता था। मैं सिंपल गया, अखबार की फ्रेश कॉपी पढ़ी, अनछुई, क्योंकि अखबार को कोई पढ़ता था ही नहीं, फेमस था नहीं, अनछुई सी एक कॉपी पड़ी हुई थी द एनकाउंटर की। और उसमें ही मैंने आपको बताया कि भाई ब्रिटिश का एक ऐड है, ठीक है जी। मैंने जब उसको पढ़ा, एडिटर का नाम पढ़ा, तो मैं हैरान हो गया। एडिटर का नाम था और कोई नहीं, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर कौन? हमारे बुक में भी हम इनकी पोएम पढ़ेंगे, स्टीफन स्पेंडर की। फिलहाल ये जान लो, यही है एडिटर और ये वही ब्रिटिश पोएट हैं जो आए थे। कनेक्शन समझ रहे हो? तो ये कहते हैं अशोक मित्रन जी, मुझे वैसा फील हो रहा था जैसे कुंभ के मेले में खोया हुआ मेरा कोई भाई मिल गया। बॉलीवुड में नहीं होता है, गाने से शुरुआत होती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और लास्ट में दो भाई मिल जाते हैं और लास्ट में वो सेम गाना चलता है, ये बंधन तो वैसा ही कुछ था। बंधन से शुरू, बंधन पे खत्म, और ये भाई की तरह मिल गए। इसके बाद एक और बार इनके बारे में बात होती है। देखो, ये समझ में आ गया कौन है, पर ये एडिटर है, ठीक है, पर और इनके बारे में क्या जानकारी है? एडिटर के अलावा क्या पोएट है कि नहीं है? उस समय क्यों आए थे? हमारे बॉस ने आकर इनको क्यों बुलाया था? ये बात कैसे पता चलती है समझना। कुछ समय बाद, इनफैक्ट कुछ ईयर्स के बाद, जब मैं जेमिनी स्टूडियोज से बाहर था, मतलब जेमिनी स्टूडियोज में अब मैं नहीं था, टाइम बहुत था, रिटायरमेंट जैसा था, पैसा था नहीं, पर ये बड़ी खराब हालत थी, पैसा था नहीं, तो जो भी चीज़ सस्ती है उस पर मेरी नज़र पड़ती थी। मद्रास में एक बार चलते हुए सड़क के किनारे एक किताब पे मेरी नज़र पड़ी। यार पढ़ने वाले आदमी है, किताबें पसंद आ जाती हैं। एक किताब थी जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, 50 पैसे की थी। मैंने उस किताब में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और उस किताब को खरीद लिया। उस किताब में ऐसा खास क्या था और कैसे इस चैप्टर को एक अच्छा सा एंड वो किताब देती है, आइए बात करते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हमारी आज की कहानी पे जो आखिरी पॉइंट है वो लगाने के लिए ये किताब तैयार है। वो जो किताब थी वो खास क्यों थी? देखो, एक तो वो डिस्काउंट पे थी, बम्पर डिस्काउंट ऑफर था स्टूडेंट्स के लिए। अमेरिका में पब्लिश की गई थी, मस्त एकदम कवर था। और वो किताब ऐसे नहीं था कि एक बंदे ने लिखी है, उसमें 6 अलग अलग राइटर्स का योगदान था बेसिकली, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं। कौन है वो राइटर्स समझते हैं। उसमें आपको नाम मिल जाता है हमारे राइटर्स का, जैसे एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, ठीक है, ये एंड्रे गाइड है, रिचर्ड राइट, एग्नाजियो सिलोने, ऑर्थर कोस्लर। ये आपके काम का है नहीं, फिर भी आप किताब में देखोगे तो लिखा हुआ है कौन फ्रेंच है कौन अमेरिकन है, ये सब लिखा हुआ है। लुइस फिशर, ये वही हैं जिन्होंने गांधी जी के ऊपर किताब लिखी, हमारा इंडिगो वाला चैप्टर भी इन्हीं का है जनाब का। और हमारे स्टीफन स्पेंडर। इस किताब में क्या था समझाता हूं। किताब का नाम है द गॉड दैट फेल्ड। इसका मतलब कम्युनिज्म जिसको हमने गॉड माना था वो फेल हो गया। ये 6 के 6 वो लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस था कम्युनिज्म में जाने का। इन्होंने कम्युनिज्म को स्टडी किया, कम्युनिज्म को सपोर्ट किया, ये देखा कि अगर दुनिया में कम्युनिज्म हो तो कैसा हाल होगा। पर ये निराश हुए और ये लौट आए। यानी दिस वॉज द जर्नी व्हेन दे टर्न्ड टू कम्युनिज्म एंड केम बैक। अब ये किताब यहाँ क्यों बिक रही है भाई? मैंने बताया एंटी कम्युनिज्म। और वो भाई साहब ने क्यों बुलाया था, एस वजन ने इनको क्यों बुलाया था? इसीलिए नहीं कि ये एडिटर है, इसीलिए नहीं कि इतने बड़े पोएट हैं, इनकी पोयम भी हम पढ़ेंगे तो एलिमेंट्री स्कूल आपने शायद पढ़ भी ली होगी। इसीलिए नहीं, इसीलिए क्योंकि एस वजन जो वसंत थे फिर से वही जो गेम चल रहा था ना, एंटी कम्युनिज्म, उसका हिस्सा थे। पहले इंटरनेशनल सर्कस और ये, तो इस तरीके से नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, अलग अलग रिश्तों के साथ मैंने आपको ये कहानी सुनाई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आपने इसे आखिरी तक देखा है, यानी आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, अगर आप इस तरीके से हिंदी इंग्लिश पूरा पढ़ना चाहते हो, ग्रामर, लिटरेचर, रीडिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन की फुल ट्रेनिंग टेम्पलेट आपके सामने है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, अपना डेमो बुक करो।